कि अपना घर बार परिवार खेत बच्चे सब छोड़ करके किसान को इंसाफ मिले, कृषि के 3 काले कानून वापिस हो, किसान सम्मान के साथ घर वापसी करे, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई के अंदर हमारे बीच में चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे राजस्थान का, चाहे वो पंजाब का किसान आया हुआ था, उसको एक ताकत देने का काम किया, उसमें एक विश्वास पैदा किया कि जिस मकसद को लेकर के आप लोग यहां बॉर्डर पे आए हो, जब तक आप अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाओगे, हम मजबूती के साथ आपकी इसकी लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। और उसी का नतीजा था कि 1 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के काले कानून वापस लेने पड़े। मेरे से पहले उमेश जी जिक्र कर रहे थे कि 3 काले कानून तो वापस हो गए, एक चौथा नया कानून इस प्रदेश में बन गया। और प्रदेश में जब ये कानून बन रहा था, उस वक्त मैं विधानसभा का सदस्य नहीं था, मैंने इस्तीफा दे रखा था। अगर मैं सदस्य होता तो उसी दिन हरियाणा प्रदेश की सरकार को बैकफुट पे ले आता, उसी दिन विधानसभा में सरकार को कटघरे में खड़ा कर लेता, सरकार से सवाल जवाब तलब करता। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के 30 एमएलए थे जो ये कहते हैं कि हम तो किसान के हितैषी हैं, और सरकार जब कोई इस तरह का निर्णय ले तो विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि उसका विरोध करे। लेकिन वह चौथा कानून जब बना तो कांग्रेस के किसी एक विधायक ने भी उसका विरोध नहीं किया। अगर विरोध किया होता तो फिर 100% आप लोगों को अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी होती कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोई कृषि का चौथा कानून भी बना दिया गया, जो इन 3 काले कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको जानकारी है उस चौथे कानून की? क्या किसी एक को भी जानकारी नहीं है? मैंने अनेक जगह लोगों से पूछा है कि कोई एक नया कानून हमारे प्रदेश में बना है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? सबने कहा कि कोई जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है कि जब वो कानून बन रहा था, जब वो बिल लेकर के आए थे, तो जिस नहीं निकाल लेगा तो सरकार उस सम्मान को, संपत्ति को भी अपने कब्जे में ले लेगी, उसका भी मालिकाना सरकार उसका खत्म कर देगी, उसका कोई एक पैसा नहीं देगी। ये सबसे घातक चीज जो है इस पिछले सेशन में, मेरे जो ये पिछला, उससे पिछले सेशन के अंदर इस तरह का कानून सरकार ने बनाया है। हमें आने वाले समय के अंदर लोगों में इस बात को लेकर के जागृति पैदा करनी पड़ेगी। अपने अपने गांव में लोगों के बीच में इस बात को प्रचारित करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ हमें फिर से लामबंद होकर के अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए इस लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा। जो कृषि के 3 काले कानूनों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो कह रहे थे हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हम केवल किसान के साथ हैं, आज उनके बेचारे बेनकाब हो गए कि नहीं हो गए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल किसान के नाम के ऊपर अपना राजनीतिक दाव लगाना चाहते थे। ये पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोग उनका दिवालिया निकाल देंगे। लोगों ने भी एक फैसला कर रखा है कि इस तरह के जो नेता है इनका जरूर बंदोबस्त किया जाए। लेकिन हमें, क्योंकि चौधरी देवीलाल की लगाई हुई ओथ है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी, हमेशा किसान को कैसे ज्यादा उसको ताकत मिल सके, कैसे किसान भी अपने पैरों पे अच्छे ढंग से खड़ा हो सके, उन्होंने इस तरह के, जब सत्ता में होते थे तो इस तरह के निर्णय लिया करते थे, और जो सत्ता से बाहर होते थे, किसान की कोई अनदेखी करता था तो उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। और ये भट्टू का इलाका जो है, ये तो चौधरी देवीलाल का पैतृक है। सन 1977 में चौधरी देवीलाल आपके यहां से चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद जब आपने उनको विधानसभा में भेजा तो फिर मुख्यमंत्री बन के
उन्होंने आपके इस इलाके के अंदर जो दिक्कतें थी, कठिनाइयां थी, उनको दूर करने का काम किया। उनका तो विशेष लगाव रहा और भट्टू हल्के के लोगों ने भी हमेशा चौधरी साहब को बहुत सम्मान दिया। केवल इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं ऊप चूक होगी, आपसे होगी कि नहीं होगी थी। कुछ ऐसे लोग थे जो चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के बेचारे बन के आए थे। ये कह रहे थे कि हमें तो घर से निकाल दिया, और उसके साथ साथ वायदे करते थे, कहते थे 5100 रुपये पेंशन कर देंगे, पढ़े लिखे हर नौजवान को रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 11,000 रुपये। जब बीजेपी वाले इसको बिल को लेकर के आए तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस की तरफ इशारा करके कहा कि जो कानून आप नहीं बना सके थे, हम वो कानून बनाने जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग उसका विरोध नहीं कर रहे थे। उस कानून को लागू होने के बाद मान के चलो किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और खास करके जो शहरों के साथ लगते हुए गांव की जमीन है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उस जमीन को आने वाले समय में डिप्टी कमिश्नर जो है, जो सर्कल रेट उन्होंने तय किया है, उस सर्कल रेट के हिसाब से 48 घंटे में उस जमीन को एक्वायर कर लेगा। आज भट्टू के साथ लगती हुई जमीन जिसकी कीमत करोड़ रुपए एकड़ होगी, अगर सर्कल रेट यहाँ पे 20 लाख रुपए होगा, तो पहले तो ये होता था किसी किसान की जमीन को अगर सरकार एक्वायर करती थी तो पहले नोटिस देती थी, और उस नोटिस के बाद भी उस जमीन के अंदर जो साझेदार हुआ करते थे, जिनके खाते साझे थे, उसमें 70% लोगों की सहमति होती थी। और 70% लोग जब सहमति देते थे उसके बाद ही सरकार उस जमीन को एक्वायर कर सकती थी, अदरवाइज वो जमीन एक्वायर नहीं होती थी। उसके बावजूद भी सरकार अगर एक्वायर करती तो उसके पास उस जमीन को बचाने के लिए कोर्ट का रास्ता उसके पास होता था। वो कोर्ट में जा सकता था, कोर्ट में जाकर के अपनी जमीन को बचाने के लिए गुहार लगा सकता था। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है पीछे, इसमें तो ये भी तय कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी जमीन सरकार एक्वायर करेगी वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकेगा, उसको डीसी सर्कल के हिसाब से, सर्कल रेट के हिसाब से पैसा लेना पड़ेगा। और उसमें भी ये रख दिया कि 48 घंटे के अंदर नोटिस देने के बाद 48 घंटे में उस खेत में क्या सामान है, किसान अपना सामान बाहर निकाल ले। अगर किसी के ट्यूबवेल लगा है तो इस तरह के निर्णय लिया करते थे, और जो सत्ता से बाहर होते थे, किसान की कोई अनदेखी करता था तो उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। और ये भट्टू का इलाका जो है, ये तो चौधरी देवीलाल का पैतृक है। सन 1977 में चौधरी देवीलाल आपके यहाँ से चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद जब आपने उनको विधानसभा में भेजा तो फिर मुख्यमंत्री बन के उन्होंने आपके इस इलाके के अंदर जो दिक्कतें थी, कठिनाइयां थी, उनको दूर करने का काम किया। उनका तो विशेष लगाव रहा, और भट्टू हल्के के लोगों ने भी हमेशा चौधरी साहब को बहुत सम्मान दिया। केवल इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं ऊप चूक होगी, आपसे होगी कि नहीं होगी थी। कुछ ऐसे लोग थे जो चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के बेचारे बन के आए थे। ये कह रहे थे कि हमें तो घर से निकाल दिया, और उसके साथ साथ वायदे करते थे, कहते थे 5100 रुपये पेंशन कर देंगे, पढ़े लिखे हर नौजवान को रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 11,000 रुपये। इस तरह के वायदे करते थे, और वायदे करके वोट मांगते थे, और ये कहते थे कि ये भाजपा जो है ये तो इसके हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। उस वक्त इस बात का जिक्र करते थे वो लोग कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान इस भारतीय जनता पार्टी ने 32 नौजवानों को कत्लेआम किया। हम उन 32 नौजवानों का जो जहां इन्होंने मरवाने का काम किया, अगर हम सत्ता में होंगे तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। इस तरह के भाषण होते थे उनके। लेकिन जब 10-11 जीत गए
तो कैसे सरकार में दाव लगे, इसके लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी गिरवी रख दिया और भाजपा की गोद में बैठ गए कि नहीं बैठ गए? और गोद में नहीं बैठे, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए। आज तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आम आदमी से पूछ के देखो, वही कहेगा कि हरियाणा को लूट के खा गए जेजेपी वाले। खा गए कि नहीं खा गए? अभी भी खाने लगे हैं। जहां प्रदेश को लूट लिया, वहीं नौजवान के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। इन्होंने कहा